डीएनए मित्रों, आज के डीएनए की शुरुआत एक ऐसे युद्ध के विश्लेषण से करेंगे जो भारत में चल रहा है। जब खाड़ी देश बारूदी युद्ध में फंसे हुए हैं, जब अमेरिका और इजराइल ईरान के साथ विनाशक युद्ध लड़ रहे हैं, जब मिडिल ईस्ट के युद्ध की कीमत भारत समेत पूरी दुनिया चुका रहे हैं, तब भारत के अंदर एक वैचारिक युद्ध शुरू हो गया है। इस वैचारिक लड़ाई के योद्धा बने हैं कुंठा क्लब के सदस्य। ध्यान से सुनिएगा, एक फिल्म पर प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है। अब तक शीत निद्रा में गुम कुंठा क्लब के सदस्य अचानक उग्र और आक्रामक हो गए। एक फिल्म को आधार बनाकर वैचारिक लड़ाई का ऐलान कर दिया गया। इस वैचारिक वॉर को 3 मोर्चों पर लड़ा जा रहा है। पहला, फिल्म को बीजेपी का प्रोपेगेंडा बताकर शब्द बाण चलाए जा रहे हैं। दूसरा, अचानक अवतरित हुई स्वयंभू समीक्षकों की फौज इस फिल्म के बहाने राष्ट्रवादी भावनाओं पर चोट कर रही है। तीसरा, फिल्म का विरोध करने वाले अतीक अहमद जैसे कुख्यात गैंगस्टर को धर्मात्मा बता रहे हैं। अतीक अहमद के विरोध को धर्म विशेष से जोड़ रहे हैं। इसलिए आज हम एक फिल्म को आधार बनाकर भारत को वैचारिक युद्ध का रणक्षेत्र बनाने वालों की वैचारिक मरम्मत करेंगे। मित्रों, 36 घंटे पहले एक फिल्म रिलीज हुई, धुरंधर द रिवेंज। पिछले साल की सुपरहिट फिल्म धुरंधर का पार्ट 2। फिल्म का पहला हिस्सा धुरंधर 1 कंटेंट को लेकर चर्चित और बहुत कामयाब रहा था, लेकिन धुरंधर पार्ट 2 रिलीज के साथ ही चर्चा नहीं, विवाद के केंद्र में। फिल्म को फिल्म की तरह देखने के बजाय कुछ लोग इसे अपने एजेंडे के चश्मे से देखने पहुंचे। फिल्म देखकर ही कुंठा क्लब के सदस्य आक्रोशित हो गए। अब वो इस फिल्म को बीजेपी का प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं क्यों कुंठा क्लब की भावनाएं धुरंधर पार्ट 2 को देखकर आहत हो गई। फिल्म में प्रधानमंत्री मोदी की 2 आर्काइव फुटेज का इस्तेमाल किया गया है। पहली फुटेज है 2014 के शपथ ग्रहण समारोह की। दूसरी फुटेज है 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी पर पीएम मोदी की स्पीच की। मित्रों, पहले सुनिए कुंठा क्लब के सदस्य किन शब्दों में एक स्वतंत्र निर्माता निर्देशक की फिल्म को एक पार्टी का प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से फिल्में बनाने का मकसद भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा करना। ये प्रोपेगेंडा फिल्म्स हैं। देश का माहौल पोल्यूट करने की कोशिश की जा रही है। ये फिल्म वाले पार्टी से भी मुझे लगता पैसा लेते हैं नफरतें फैलाने की। ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल फायदे के लिए फिल्में बनाई जा रही है। नफरत भरी फिल्में हैं ये सब। ये सरकार बैठी है जो ना, वो इस मुल्क में मुसलमानों को टूटी आग पसंद नहीं करती है। इसके खिलाफ रोजाना कोई न कोई नई वायरल आता है। मगर हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हो गए कि चुनिंदा रुपयों के लिए इस तरह की प्रोपेगेंडा फिल्म बनाते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ नफरत दिखाते हैं, और नफरत एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ दिखाई जाती है, मुसलमानों के खिलाफ दिखाई जाती है। प्रचार की फिल्में निकालते हैं। बीजेपी को जो आज चाहिए, उनका जो एजेंडा है, बिल्कुल बैन करनी चाहिए। और सेंसर बोर्ड ने इसको परमिशन ही कैसी दी? डीएनए मित्रों, प्रोपेगेंडा पर सबसे गहन अध्ययन करने वाले फ्रांसीसी दार्शनिक जैक्स एलूल ने कहा है कि प्रोपेगेंडा का उद्देश्य सोच बदलना नहीं, बल्कि सोचने की क्षमता को ही खत्म करना होता है। यही काम धुरंधर 2 को लेकर कुंठा क्लब के सदस्य कर रहे हैं। मित्रों, फिल्म एक रचनात्मक विधा है। डायरेक्टर अपनी कहानी के हिसाब से किरदार गढ़ता है, कहानी को आगे बढ़ाने के लिए तथ्यों का इस्तेमाल करता है, नए तर्क गढ़ता है। इसलिए फिल्म की शुरुआत में ही साफ साफ चेतावनी लिखी आती है कि फिल्म एक काल्पनिक रचना है। अब सोचिए, इस काल्पनिक रचना को भी कुंठा क्लब प्रोपेगेंडा का हथियार बता रहा है। मित्रों, अब हम आहत भावना वाले इस क्लब के सदस्यों से एक छोटी सी जानकारी शेयर करना चाहते हैं। अब जो हम बताने जा रहे हैं उसे आप नोट भी कर सकते हैं, ताकि अगली बार जब कोई झूठा प्रचार करे तो उसे आप सच का आईना दिखा सके। भारत सरकार की एक संस्था है फिल्म डिवीजन ऑफ इंडिया। इस संस्था ने सरकारी धन से 1973 में एक फिल्म बनाई, आवर इंदिरा। इस फिल्म में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की फुटेज का इस्तेमाल किया गया था। वी हैव प्रॉमिस्ड टू कीप, यह फिल्म 1975 में बनाई गई। इस फिल्म में भी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के इंटरव्यू और फुटेज का इस्तेमाल किया गया था। 1975 में बनी फिल्म सॉरी आई एम लेट, इसमें भी इंदिरा गांधी की फुटेज का इस्तेमाल किया गया था। आवर प्राइम मिनिस्टर, यह फिल्म इमरजेंसी के दौरान 1976 में बनी थी। इस फिल्म में इंदिरा गांधी के भाषण और फुटेज का इस्तेमाल किया गया था। सोचिए, सरकारी धन से सरकारी संस्थाएं सरकार की विचारधारा के प्रचार प्रसार वाली फिल्में बनाती रही।
प्रोपोगेंडावादी इस तथ्य को छिपा लेते हैं। सवाल किस पर उठाते हैं? एक ऐसी फिल्म पर जिसे एक स्वतंत्र निर्देशक ने बनाया है। निर्देशक ने फिल्म बनाने में अपना पैसा लगाया, किसी राजनीतिक पार्टी ने उसे पैसा नहीं दिया, किसी पार्टी के समर्थकों ने उसे चंदा नहीं दिया। प्रोड्यूसर अपने पैसे से अपनी स्क्रिप्ट और कहानी पर फिल्म बनाकर लाया। यह पूरी तरह एक व्यापारिक काम है। सोचिए कि ऐसी फिल्म को प्रोपोगेंडा कहना उचित है? कोई विवेकवान व्यक्ति शायद ही करोड़ों की लागत से बनी कॉमर्शियल फिल्म को प्रोपोगेंडा कहेगा, लेकिन सिर्फ फायदे और मनोरंजन के लिए बनाई गई ऐसी फिल्म को कुंठा क्लब जरूर प्रोपोगेंडा कहेगा। जानते हैं ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हें राष्ट्रवाद का विरोध करना है। अब सीधे सीधे राष्ट्रवाद का विरोध तो कर नहीं सकते, इसलिए प्रधानमंत्री के बहाने फिल्म का विरोध कर रहे हैं। दूसरी वजह यह कि धुरंधर द रिवेंज कामयाब और चर्चित फिल्म है। जो भी इसका विरोध करेगा उसे भी चर्चा यानी पब्लिसिटी मिलेगी। कुंठा क्लब विरोध को चर्चा में आने का मौका भी बना रहा है। मित्रों, धुरंधर 2 में सिर्फ कुछ सेकंड के लिए पीएम मोदी की फुटेज का प्रयोग किया गया, वो भी ऐसी फुटेज का जो हम सब पहले भी कई बार देख चुके हैं। इसमें नोटबंदी वाली फुटेज पर कुंठा क्लब खासतौर पर आहत है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये नहीं मानना चाहते कि नोटबंदी का असर हुआ था। ये नहीं मानना चाहते कि नोटबंदी से पाकिस्तान को नुकसान हुआ था। फिल्म की यही भावना, राष्ट्रवादी भावना, कुंठा क्लब को आहत कर रही है। सुनिए स्वतंत्र फिल्म समीक्षक कैसे कुंठा क्लब के शातिर विरोध की पोल खोल रहे हैं। धुरंधर 1 की अपार सफलता के कारण अब सारों की ही नज़र धुरंधर 2 पे है। ये कोई एजेंडा फिल्म नहीं है। कोई 150-200 करोड़ की जब फिल्म बनाता है तो एजेंडा ध्यान में रखकर नहीं बनाता। तो डायरेक्टर अपना काम जानते हैं, वो किसी भी तरीके से कंट्रोवर्सी में नहीं जाएंगे और फिल्म का जो अभिप्राय है वो किसी कंट्रोवर्सी को लेकर चलना नहीं है, बल्कि वो शुद्ध मनोरंजन ही है। पीएम मोदी की जो फुटेज फिल्म में इस्तेमाल की गई वो कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। फिर एक फिल्म में उसके प्रयोग का विरोध क्या तर्कसंगत है? मित्रों, फिल्म में राजनीतिक व्यक्तियों की ओरिजिनल फुटेज का इस्तेमाल बहुत कम होता है। 1952 में सेंसर बोर्ड के जो नियम बने थे वो इस मामले में बहुत सख्त हैं। सीबीएफसी सिनेमेटोग्राफ एक्ट की धारा 5B1 के मुताबिक सेंसर बोर्ड फिल्म को सर्टिफिकेट जारी करने से पहले देखता है कि फिल्म में दिखाए गए व्यक्ति की मानहानि तो नहीं हो रही, ओरिजिनल फुटेज से कानून व्यवस्था कोई खतरा तो नहीं है, फिल्म भारत की संप्रभुता अखंडता के खिलाफ तो नहीं होनी चाहिए, दिखाई गई फुटेज से सांप्रदायिक सद्भाव तो नहीं बिगड़ रहा। मित्रों, इसके अलावा फिल्म में ओरिजिनल फुटेज इस्तेमाल करने के लिए प्रोड्यूसर को कॉपीराइट क्लियरेंस भी लेनी होती है। इसके साथ राजनीतिक संवेदनशीलता का ध्यान भी रखना होता है। सोचिए, इतने मानदंडों पर जांच कर धुरंधर 2 को सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट दिया। 3 घंटे 50 मिनट की फिल्म में पीएम मोदी की फुटेज बमुश्किल कुछ सेकंड की है, लेकिन आप देख सकते हैं तस्वीर क्या। कई सारी ऐसी नेता हैं जिनकी बायोपिक्स बनी है। जयललिता की बायोपिक्स बनी है, इंदिरा जी की बायोपिक्स बनी है। तो मुझे ये लगता है कि ये एक बहाना मात्र है धुरंधर की आलोचना करने का। अटल जी पर भी फिल्म बनी, नरेंद्र मोदी पर भी फिल्म बनी, तो ये कोई नई परिघटना के तौर पर धुरंधर में जो उपयोग किया गया उसको मैं नहीं देखता। मित्रों, पहले 2019 में पीएम मोदी के नाम पे एक फिल्म आई थी, फिर 2018 में एक शॉर्ट फिल्म चलो जीते हैं आई थी। मोदी सीएम टू पीएम जैसी डॉक्यूमेंट्री आई। डॉक्यूमेंट्री में पीएम मोदी की ओरिजिनल फुटेज का इस्तेमाल किया गया, लेकिन इनका विरोध नहीं हुआ। धुरंधर पार्ट 2 का विरोध हो रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यह बेहद चर्चित फिल्म है। पहले ही दिन 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। इस फिल्म पर टिप्पणी करने वाले और इसका विरोध करने वालों को भी पब्लिसिटी मिलेगी। सोशल मीडिया पर इनके फॉलोअर्स बढ़ेंगे। अब सोशल मीडिया का भी अपना एक अर्थतंत्र है। कुंठा क्लब इस अर्थतंत्र का सबसे बड़ा लाभार्थी है। दूसरा, धुरंधर 2 राष्ट्रवादी भावनाओं से भरी फिल्म है। कुंठा क्लब को राष्ट्रवादी भावनाओं से बैर है। मित्रों, कुंठा क्लब का ये सिलेक्टिव आक्रोश तब नहीं दिखता जब फिल्मों में हिंदू भावनाओं का अपमान होता है, जब फिल्मों में फैक्ट को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। कुंठा क्लब की इस शातिर बौद्धिक बेईमानी को समझने के लिए कुछ तथ्यों को अब समझ लेते हैं। मित्रों, 1998 में समलैंगिकता पर आधारित दीपा मेहता की फिल्म फायर का विरोध हुआ तो कहा गया कि फिल्म एक उपन्यास पर आधारित है। सही बात है, फिल्म उपन्यास पर आधारित थी, लेकिन उपन्यास में स्त्री पात्रों का नाम बेगम जान और रब्बो था। फिल्म में नाम बदलकर राधा और सीता कर दिया गया। राधा और सीता यानी हिंदू धर्म से जुड़ी 2 पवित्र स्त्रियां। इस आपराधिक बेईमानी पर भी कुंठा क्लब के प्रोपेगेंडावादियों ने मौन साध लिया। फिल्म का विरोध हुआ तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा?
कहा यह अभिव्यक्ति की आजादी का विरोध किया जा रहा है। 2014 में आमिर खान की फिल्म आई पीके। इस फिल्म में भगवान शिव को गलत तरीके से दिखाया गया। नीलकंठ को अपमानित करने वाली इस हरकत पर कुंठा क्लब का कंठ खामोश था। विरोध हुआ तो इन्हीं कुंठा क्लब के सदस्यों ने कहा, भाई आप रचनात्मकता का विरोध कर रहे हैं। 2007 में शाहरुख खान की एक फिल्म आई चक दे इंडिया। फिल्म हॉकी कोच रंजन नेगी पर आधारित थी, लेकिन फिल्म में कोच का नाम बदलकर कबीर खान कर दिया गया। इस बौद्धिक बेईमानी पर कुंठा क्लब मौन रहा। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये शातिर बेईमान उनके एजेंडे में फिट नहीं हो रही थी। फिल्म रेड्डी में सलमान खान एक पात्र की शिखा काट देते हैं। सोचिए, पर्दे पर सलमान खान पवित्र शिखा काटते दिखाई देते हैं। हिंदू भावनाओं को आहत करने वाली इस फिल्म पर कुंठा क्लब मौन रहा। फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर में एक आपत्तिजनक गाने में राधा शब्द का प्रयोग किया गया। सोचिए, राधा का नाम भगवान कृष्ण के साथ लिया जाता है। उन्हीं राधा को फिल्म के गीत में बेहद आपत्तिजनक तरीके से दिखाया गया। हिंदू भावनाओं को आहत करने वाले इस गीत पर भी कुंठा क्लब की जुबान खामोश ही रही। 2020 में एक फिल्म लक्ष्मी नाम की रिलीज हुई थी। हिंदू देवी लक्ष्मी को अपमानित करने वाली इस फिल्म टाइटल पर आपने कुंठा क्लब के किसी सक्रिय सदस्य का बयान सुना? नहीं सुना, क्योंकि तब ये खामोश हो गए थे। 2022 में एक फिल्म के पोस्टर पर मां काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया। आज सोशल मीडिया पर आक्रोश के रंग में रंगने वाले कुंठा क्लब के शब्दवीर उस वक्त कहां थे? सब खामोश थे। मित्रों, एक से बढ़कर एक बेहूदगी भरी फिल्में आती हैं। आज नैतिकता के नए मानदंड गढ़ने वाले कुंठा क्लब के सदस्यों को आपने कभी इन फिल्मों का विरोध करते देखा है? सुना है? बिल्कुल नहीं सुना होगा। सोचिए, धुरंधर 2 पर आक्रोशित होने वाली ये कुंठित जमात तब कहां गुम हो जाती है जब हिंदू भावनाओं का अपमान होता है, जब तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा जाता है। जानते तब ये क्यों नहीं बोलते? क्योंकि इनकी सोच उन लोगों से मेल खाती है जो हिंदू भावनाओं का अपमान करते हैं। डीएनए मित्रों, बात सिर्फ हिंदू भावनाओं की नहीं है, बात राष्ट्रवाद और भारत समर्थक भावनाओं की भी है। चूंकि धुरंधर द रिवेंज में प्रो इंडिया सेंटिमेंट है, इसलिए कुंठा क्लब इसे प्रोपोगेंडा फिल्म बता रहा है। ये पहली बार नहीं है जब कुंठा क्लब ऐसी बौद्धिक और वैचारिक बेईमानी कर रहा हो। इस वैचारिक बेईमानी को भी अब आप समझ लीजिए। मित्रों, 2014 में एक फिल्म आई थी हैदर। कश्मीर और आतंकवाद की पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म में भारतीय सेना को नकारात्मक तौर पर दिखाया गया था। फिल्म का विरोध हुआ तो कुंठा क्लब मैदान में आ गया। तर्क वही था कि आप रचनात्मकता और अभिव्यक्ति की आजादी का विरोध कर रहे हैं। उसी कश्मीर की पृष्ठभूमि पर 2022 में द कश्मीर फाइल्स नाम की फिल्म आई। कश्मीरी पंडितों के पलायन का सच बताती इस फिल्म को कुंठा क्लब ने प्रोपोगेंडा फिल्म बताया। सोचिए, जो तथ्य इतिहास में दर्ज हैं, जिसे हर आदमी जानता है, उस पर फिल्म बनी तो कुंठा क्लब ने उसे प्रोपोगेंडा कह दिया। 2018 में मुल्क नाम से एक फिल्म आई जिसमें एक मुस्लिम परिवार को पीड़ित के तौर पर दिखाया गया। फिल्म में दिखाया गया था कि मुस्लिम परिवार पर गलत तरीके से आतंकवाद का आरोप लगा। कुल मिलाकर फिल्म में सिस्टम को मुस्लिम विरोधी दिखाया गया। फिल्म का विरोध हुआ तो कुंठा क्लब ने कहा, फिल्में समाज का आईना होती हैं। इसी कुंठा क्लब ने 2023 में आई फिल्म द केरल स्टोरी का विरोध किया। कहा, यह तो फिल्म इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देती है, इससे केरल और मुसलमानों की गलत छवि पेश की गई है। सोचिए कैसे कुंठा क्लब के मानदंड बदल गए। यहां उन्होंने क्रिएटिविटी और अभिव्यक्ति की आजादी उनको याद नहीं आई, सिर्फ अपना एजेंडा याद रहा। हम आपको सुनाते हैं कि धुरंधर के एक्टर राकेश बेदी विरोध करने वाले कुंठा क्लब को क्या संदेश दे रहे हैं। देखिए, प्रोपेगेंडा तो अब ये तो हर आदमी जो है वो कोई ना कोई माइक्रोस्कोप लेकर ढूंढते रहते हैं, कोई ना कोई फॉल्ट कहीं दिखाई दे तो उसको पकड़े और फिर चले आगे। मुझे लगता है कि प्रोपेगेंडा तो नहीं है कि जो कुछ दिखाया वो हुआ तो था ही ना। ऐसा तो नहीं है कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स दिखा दिया अपने इमेजिनेशन के साथ कि भाई ऐसा नहीं हुआ था। जो कुछ हुआ है वो दिखाया, और वो कहीं दफा सच्चाई जो है वो कड़वी होती है। मित्रों, समझिए, कुंठा क्लब को राष्ट्रवाद और प्रो इंडिया सेंटिमेंट से एलर्जी है। जहां भी इन्हें राष्ट्रवादी भावना का उभार दिखता है, इनके दिमाग में विरोध वाले सेल्स एक्टिव हो जाते हैं। इनके पास रचनात्मक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी, संवैधानिक अधिकार जैसे रेडीमेड शब्द मौजूद हैं, जिसका इस्तेमाल ये राष्ट्रवाद का विरोध करने के लिए तुरंत कर देते हैं। मित्रों, जब आप किसी चीज को अपने एजेंडे के 3D चश्मे से देखते हैं तो उसमें मन मुताबिक चीजें दिख ही जाती हैं। और जब वो 3 घंटे 50 मिनट की फिल्म हो तो उसमें वो भी दिख सकता है जो आप मूलतः देखना चाहते हैं। हर किरदार को अपने हिसाब से देख और समझ सकते हैं। देश के एजेंडाधारी समीक्षकों ने इस फिल्म में एक विशेष किरदार को भी रेखांकित किया। उन्होंने फिल्म में जो विलेन का किरदार है
उसे अतीक अहमद से जोड़ा। इसकी वजह यह है कि किरदार का नाम भी अतीक से मिलता जुलता है और उसका हाव भाव भी अतीक जैसा ही है। लेकिन जिस अतीक अहमद पर 50 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे, उसे फिल्म में नकारात्मक भूमिका में दिखाए जाने पर देश के कुछ कथित प्रबुद्ध समीक्षक गण आहत हैं। जो उन्होंने बोला है या कहीं लिखा है, उससे यह पता चलता है कि अतीक अहमद को लेकर उनकी भावनाएं इसलिए आहत हैं क्योंकि एक तो अतीक अहमद जैसे पूर्व सांसद को फिल्म में नकारात्मक भूमिका में दिखाया गया और दूसरी नाराजगी इस बात से दिखाया भी गया तो अतीक अहमद को पाकिस्तान और आईएसआई से क्यों जोड़ दिया गया। इन बातों को लेकर कुंठा क्लब के सदस्यों में भावनाओं का ज्वार उठा हुआ है। जो माफिया अतीक अहमद अपने गैंगस्टर भाई के साथ मारा गया था, उसे फिर से महिमा मंडित किया जा रहा है। अतीक के आईएसआई से रिश्ते जोड़े जाने पर आहत कुछ धार्मिक और कुछ राजनीतिक विद्वान क्या कह रहे हैं, आपको वो भी बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। फिल्म धुरंधर 2 उसमें अतीक अहमद का रिश्ता कॉन्टैक्ट पाकिस्तान की आईएसआईएस एजेंसी, जो खुफिया एजेंसी है, उससे दिखाया गया है। फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को इस वक्त चस्का लग गया है पैसा कमाने का। हर फिल्म में कुछ न कुछ झूठी कहानी बना करके, हिंदू मुस्लिम एंगल दे करके पैसा बटोरना चाहते हैं। उनका कनेक्शन आईएसआई एजेंसी से नहीं था। ये चीज़ें जो दिखाई जा रही हैं, क्या एक ही कौम के लोग जो है इस तरह काम कर रहे हैं? सुन रहे हैं कि बहुत नफरत वाली फिल्में। ऐसा है ना कि आजकल ये एक फैशन बना दिया है, एक मतलब सुबह से शाम तक ऐसा है काम करना कि इस मुल्क में रहने वाले अक़लियत मुसलमानों के खिलाफ लोगों के दिलों में जहर भरो, जहर भरो, जहर भरो। सुना आपने? ये सब आहत हैं कि अतीक अहमद को पाकिस्तान से क्यों जोड़ा गया। तो समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी साहब उससे एक स्टेप आगे बढ़ते हुए कह रहे हैं, पूरी फिल्म ही मुसलमानों के खिलाफ है। सोचिए, क्या अतीक अहमद को नेगेटिव किरदार में दिखाना मुसलमानों का विरोध है? क्या अगर फिल्म पूरी कम्युनिटी के खिलाफ होती तो सेंसर बोर्ड उसे सर्टिफिकेट देता? पक्के तौर पर नहीं देता। मित्रों, जिन्हें माफिया अतीक अहमद से उसके अंदर धर्मात्मा नजर आता है, जो लोग एक बदनाम कब्जाधारी गैंगस्टर को परोपकारी साबित कर रहे हैं, जो कथित विद्वान फिल्म देखने के बाद से अतीक के किरदार को लेकर बहुत अधिक बेचैन हैं, जिन्हें नींद नहीं आ रही है, जिनकी आंखों से बह रहे आंसू थम नहीं रहे हैं, जो सलाह दे रहे हैं कि अतीक अहमद के परिवार वालों को फिल्म के निर्माता निर्देशक पर केस करना चाहिए, उन्हें अब जो हम दिखाने और बताने जा रहे हैं उसे बहुत ध्यान से सुनना और देखना चाहिए। हम अतीक अहमद का वो कच्चा चिट्ठा खोज कर लाए हैं जो उनके हमदर्दों को धुरंधर फिल्म से ज्यादा परेशान करने वाला है। डीएनए मित्रों, 13 अप्रैल 2023 को प्रयागराज के सीजीएम कोर्ट में जो चार्जशीट पेश की गई, उसमें गैंगस्टर अतीक अहमद के पाकिस्तानी कनेक्शन के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है। चार्जशीट के मुताबिक अतीक ने खुद स्वीकार किया था कि उसके संबंध आईएसआई और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से हैं। वो पाकिस्तान से हथियार मंगवाता था। पंजाब में ड्रोन के जरिए जो हथियार गिराए जाते थे वो उस तक भी पहुंचते थे। उसने ये भी बताया था कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को भी हथियार ऐसे ही मिलते हैं। सोचिए, ऐसे अतीक अहमद को अगर फिल्म में पाकिस्तान से जोड़ दिया गया तो इतना भावुक होने की क्या जरूरत है। मित्रों, हम फिर कह रहे हैं, ये एक फिल्म है। अपनी रचनात्मक सोच को एक स्वतंत्र लेखक ने और एक डायरेक्टर ने पर्दे पर आकार दिया, उसे सेंसर बोर्ड से अनुमति मिली, उसे एक फिल्म की तरह देखा जाना चाहिए। फिर भी आतिफ को अतीक से जोड़कर उसे पाकिस्तानी एजेंट पर कहने पर बेचैनी है, तो यह गलती सिर्फ उनकी अपनी है। लेकिन जिन्हें हर चीज को एजेंडा के चश्मे से देखने की आदत होती है, वो अपनी गलती नहीं, सिर्फ वही देखते हैं जो वो देखना चाहते हैं। यही कारण है कि कुछ सज्जन जो अतीक को लेकर तकलीफ में हैं, वो तर्क दे रहे हैं कि अगर अतीक अहमद दुर्दांत था तो उन्हें संसद में श्रद्धांजलि क्यों दी गई? अतीक के सम्मान में संवैधानिक पदों पर बैठे लोग क्यों 2 मिनट तक मौन थे? तो मित्रों, यही हमारे देश का दुर्भाग्य है, जहां अपराधी भी चुनकर संसद पहुंच जाते हैं और फिर उनके निधन के बाद संसदीय परंपरा और शिष्टाचार के मुताबिक उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। इसीलिए अतीक अहमद जैसे माफिया की हत्या के बाद भी उसे संसद में श्रद्धांजलि दी गई। मित्रों, अतीक में आदर्श देखने वाले जो विद्वान स्मृति लोप के शिकार हो गए, यानी जिनकी स्मृति थोड़ी खो गई है, उन्हें फिर से याद दिलाना चाहेंगे कि जिस दिन अतीक अहमद की हत्या हुई थी, उस दिन तक उसके ऊपर 50 से ज्यादा मुकदमे थे। इसमें हत्या, हत्या की कोशिश, अपहरण, रंगदारी, जबरन वसूली, जमीन कब्जा, धोखाधड़ी, धमकी के आरोप थे।
उस पर गैंगस्टर लगा था। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा मिल चुकी थी। जिन लोगों को अतीक अहमद पुण्य आत्मा लगता है, वो असल में क्या था, इसके बारे में यूपी के पूर्व डीजीपी क्या कहते हैं, उनको सुनना चाहिए। जांच पड़ताल में आया था कि अतीक के संबंध पाकिस्तान, दुबई और कई जगह बैठे गैंगस्टर्स से हैं और वहाँ प्रॉपर्टीज़ भी ली। इस बात के संकेत मिले हैं कि जो शस्त्र वगैरह स्मगल कराए जाते थे पाकिस्तान से गैंग की गतिविधियों के लिए, वो आईएसआई के जरिए ही भारत में डिलीवर होते थे। इतना कुख्यात अपराधी होने के बावजूद अतीक विधायक और सांसद बन गया, ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। एडीआर की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में जो 543 सांसद निर्वाचित हुए हैं, उनमें से 46% यानी 251 सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 170 सांसदों पर हत्या, हत्या के प्रयास, बलात्कार, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। सिर्फ लोकसभा नहीं, राज्यसभा के 229 सांसदों में से 32% ने खुद पर आपराधिक मामले दर्ज होने की बात कबूली है। इनमें से 36 सांसदों पर हत्या और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर आरोप हैं। संसद की ये जो स्थिति है देश में, ऐसे में अगर गैंगस्टर अतीक अहमद चुनकर सांसद बन गया तो कौन सी बड़ी बात है। इससे उसके पाप और अपराध कम नहीं हो जाते। लेकिन इस देश में एक बड़ी आबादी ऐसी है जो न सिर्फ माफिया अतीक अहमद बल्कि मुख्तार अंसारी और शहाबुद्दीन जैसे गैंगस्टर्स को भी पुण्य आत्मा कहती है, उन्हें धर्मात्मा मानती है। और मित्रों, यही लोग एक फिल्म में अतीक अहमद के आईएसआई से जुड़े होने पर आहत हैं। हम ऐसे लोगों को कहना चाहेंगे कि फिल्म समीक्षा करने से पहले आपको अपनी सोच, अपने विचार की समीक्षा करने की आवश्यकता है। हम कहेंगे कि जितनी जल्दी इन्हें सद्बुद्धि आए उतना ही अच्छा है।